हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे E1 CV। पिछले लेक्चर में हमने देखा था E1 एंड E2। E1 में क्या होता था, E2 में क्या होता था और अभी E1 CV में क्या होगा, इसको हम कंपेयर भी करेंगे। एक्चुअली अभी थोड़ा हवा चल रहा है तो थोड़ा नॉइज आ सकता है ऑडियो में, और लाइट इशू के कारण आज हम बोर्ड पे लेक्चर नहीं बना रहे हैं, कॉपी पे बना रहे हैं। बट हमारा कोशिश होगा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हो, मतलब दोनों अच्छे से सुनाई और दिखाई दे। ठीक है, समझते हैं। हालांकि अभी अभी हमने एक लेक्चर और बनाया था, बट उसमें हमने कलर पेज यूज कर लिया था। इस तरह का कलर पेज यूज कर लिया था जिस पे विजिबिलिटी नहीं था, मतलब अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने इसको हटा दिया और फिर से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। जरा ध्यान देना, E1 CV बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है इलिमिनेशन वाया कंजुगेट बेस। कंजुगेट, C फॉर कंजुगेट, B फॉर बेस, E फॉर इलिमिनेशन, 1 फॉर मोलिकुलरिटी, यूनिमोलिकुलर। ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर होता है। E1 CV यूनिमोलिकुलर होता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। E1 के लिए लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? एक्सीलेंट होना चाहिए। E2 के लिए कैसा होना चाहिए? गुड होना चाहिए। और E1 CV के लिए बैड होना चाहिए। अगर लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है तो आराम से निकल जाता है, बिना किसी बेस के वो निकल जाएगा। जैसे यहां पे देखो, ये लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है तो आराम से निकल जाएगा, कोई आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से निकल जाएगा और आराम से निकल के कार्बोकेटायन बन जाएगा। ऐसा किस में होता है? E1 में होता है। तो E1 में कैसा होना चाहिए लिविंग ग्रुप? एक्सीलेंट होना चाहिए। E2 में X माइनस खुद ब खुद नहीं निकलता है, जब तक कि बेस आके H प्लस को नहीं ले जा रहा होता है तब तक X माइनस नहीं निकल रहा होता है। मतलब एक H प्लस का निकलना और X माइनस का निकलना साइमल्टेनियस होता है, लेकिन बेस आके H प्लस ले जा रहा होगा, X माइनस निकल रहा होगा। मतलब क्या हुआ, यहां पे जब तक H प्लस निकलना शुरू नहीं करेगा तब तक X माइनस निकलना शुरू नहीं करेगा। मतलब X यहां पे लिविंग ग्रुप यहां पे इसके इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। मतलब ये यहां पे X को ज्यादा बढ़िया लिविंग ग्रुप होना चाहिए, यहां पे बढ़िया होना चाहिए। यहां भी खराब होने से काम नहीं होगा, क्योंकि निकलना तो इसको भी है और RDS में ही निकलना है, मतलब ये भी अच्छा होना चाहिए। बट यहां पे इस X को ज्यादा अच्छा होना चाहिए रिलेटिवली E2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दोनों के लिए लिविंग ग्रुप को बढ़िया होना चाहिए, बट यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है X, मतलब लिविंग ग्रुप, क्योंकि लिविंग ग्रुप ही अब खुद ब खुद निकलता है। यहां पे लिविंग ग्रुप को निकलने के लिए थोड़ा मजबूर बेस भी करता है, क्योंकि बेस जब इसको ले जाना शुरू करता है तब ये X माइनस निकलना शुरू होता है। ठीक है, तो यहां पे लिविंग ग्रुप बढ़िया होना चाहिए, यहां पे बहुत बढ़िया होना चाहिए। E2 में बढ़िया होना चाहिए, E1 में बहुत बढ़िया होना चाहिए। E1 CV का कहानी देखो क्या है। E1 CV में क्या होता है, बेस आता है H माइनस को ले जाता है, सॉरी बेस आता है H प्लस को ले जाता है, तब तक X माइनस नहीं निकल रहा होता है। मतलब यहां पे X माइनस मतलब लिविंग ग्रुप बहुत ही ढीठ टाइप का होता है, मतलब बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप होता है। तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि H प्लस निकल नहीं जाएगा। यहां पे X माइनस खुद ब खुद निकल जा रहा था बिना H प्लस के निकले। यहां पे X माइनस का निकलना H प्लस का निकलना साइमल्टेनियस था। यहां पे H प्लस निकल जाएगा तब X माइनस निकलेगा। यहां पे H प्लस के बिना निकले X माइनस निकला है, यहां पे H प्लस और X माइनस साथ साथ निकलेगा, और यहां पे H प्लस निकल जाएगा उसके बाद X माइनस निकलेगा। X माइनस बहुत ही ढीठ लिविंग ग्रुप है। ऐसा इस तरह का लिविंग ग्रुप का एग्जाम्पल F माइनस OH माइनस, बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप है। ढीठ कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं हम यूज करते हैं। अब देखो, तो E1 CV में क्या होता है, बेस आता है H माइनस को निकाल के ले जाता है, उसके बाद कंजुगेट बेस बन गया। इसका कंजुगेट बेस ये बना, ये निगेटिव चार्ज फोर्स करके X माइनस को निकलने को मजबूर करता है और X माइनस निकल के फाइनली एल्कीन बन जाता है। मतलब क्या हुआ, E1 के लिए लिविंग ग्रुप एक्सीलेंट, E2 के लिए गुड और E1 CV के लिए बैड। बैड रहेगा तभी तो नहीं निकलेगा, सेकंड स्टेप में निकलेगा, है ना। बेस कैसा होना चाहिए E1 के लिए, तो कैसा भी बेस, मतलब कमजोर बेस इनफैक्ट होना चाहिए E1 के लिए, ताकि E2 वगैरह ना हो, क्योंकि इसके RDS में बेस का कोई रोल ही नहीं है। E2 में बेस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बेस इसको आसानी से निकालेगा तभी आसानी से निकलेगा। मतलब ये बेस का इसको निकालना और इसका निकलना साइमल्टेनियस होता है, जो कि हमने यहां पे दिखाया है।
मतलब बेस यहां अच्छा होना चाहिए। इवन सीबी में बेस और भी अच्छा होना चाहिए कि झटके से, तेजी से, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको निकाल लिया और ये लिविंग ग्रुप बढ़िया नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, कंजुगेट बेस बन गया, उसके बाद ये निगेटिव चार्ज अटैक करके इसको बाहर करेगा। मतलब इवन सीबी के लिए स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, E2 के लिए स्ट्रॉन्ग बेस और इवन के लिए वीक बेस होना चाहिए। इवन के लिए तो जनरली सॉल्वेंट बेस का रोल प्ले कर देता है। इवन सीबी के लिए स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अगर वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग ही है, तब भी इवन सीबी होगा। कंडीशन क्या है? उसका जो हाइड्रोजन है, जो निकलने वाला है, वो बहुत एसिडिक हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो। मतलब यहां पे जरा गौर करो, अगर ये बेस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, E2 कराने वाला बेस है, लेकिन चूंकि इस कार्बन जिससे हाइड्रोजन निकलने वाला है, उसके बगल वाला कार्बन पे कार्बोनाइल है, कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड O जुड़ा होता है तो उसको कार्बोनाइल बोलते हैं, कार्बोनाइल है, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया है, तो ये थोड़ा कमजोर भी रहेगा। तब भी यहां से H+ निकाल कर निगेटिव चार्ज बना देगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है, तो या तो बेस स्ट्रॉन्ग रहे, वेरी स्ट्रॉन्ग रहे, या जो हाइड्रोजन को निकालना है वो एसिडिक हो। ऐसे केस में इवन सीबी होता है। मैकेनिज्म देखने के बाद फिर से इस पे आएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जांपल हमने लिया है। एक चीज गौर करोगे, जब भी इवन सीबी होगा तो वहां पे हाइड्रोजन को एसिडिक बनाने के लिए जहां पे लिविंग ग्रुप है उसके गामा पोजीशन पे कार्बोनाइल दे दिया जाएगा। लिविंग ग्रुप है, अल्फा बीटा गामा पोजीशन पे कार्बोनाइल है। लिविंग ग्रुप है, अल्फा बीटा गामा पोजीशन पे कार्बोनाइल है, और यहां पे लिविंग ग्रुप वीक लिविंग ग्रुप होता है, जनरली F- एंड OH- होता है। ठीक है, फैन के कारण थोड़ा नॉइज आ सकता है, इसलिए मैं फैन को बंद कर दूं। 1 मिनट। बट शायद मैं यहां से बंद करने में भी दिक्कत होगा, स्विच थोड़ा दूर है, बट हो जाएगा। चलो, हो गया। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो इसके मैकेनिज्म पे चलेंगे। यहां पे हमने लिखा है एक कंपाउंड लिया। हाँ, हम बता रहे थे कि अल्फा बीटा गामा जहां पे लिविंग ग्रुप है उसके गामा पोजीशन पे कार्बोनाइल होगा। इससे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है बीटा वाला, ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा, जिसके वजह से बेस इसको आसानी से निकाल कर निगेटिव चार्ज बना के छोड़ देगा, और ये फिर निगेटिव चार्ज बनेगा। ये जब निगेटिव चार्ज बनेगा तो ये फोर्सली X- को निकालेगा, क्योंकि X- बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं था। ठीक है, अब जरा गौर करना, मैकेनिज्म देखेंगे, फिर से इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहां पे एक एग्जांपल हमने लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया। स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी हो सकता है, RO- भी हो सकता है, NH2- भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस यहां से H- निकालेगा, निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज फोर्सली X- को निकालेगा। X- बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप होता है, X- F-, लेकिन फिर भी चूंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो इसको स्ट्रॉन्ग बेस निकाल कर निगेटिव चार्ज बना देगा, इस तरह का, और उसके बाद निगेटिव चार्ज। अब ये चूंकि अनस्टेबल होगा, जैसे यहां पे हम लिख देते हैं RC⋯O, ये R, यहाँ पे OH और यहाँ पे माइनस चार्ज। अब ये अनस्टेबल है तो ये फोर्स करके इसको OH- को निकालने का कोशिश करेगा, और इस तरह से OH- निकल के एल्कीन बन जाएगा। चूंकि ये कार्बन आयन के थ्रू प्रोडक्ट बना है, और जरा गौर करना, ये जो कार्बन आयन है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। जब यहाँ से H+ निकाल दिया है तो जब यहाँ से H+ निकाल दिया है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है मतलब इसके बाद रोटेशन भी पॉसिबल है, मतलब ये अटैक करके जब इसको निकालेगा तो ये सिस फैशन में भी एल्कीन बना सकता है और ट्रांस फैशन में भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड होने के कारण। क्योंकि ये घूम भी सकता है ना, तो घूम गया तो ट्रांस बनेगा, नहीं घुमा तो सिस बना, इस तरह का कुछ सिचुएशन होगा। तो चूंकि घूम सकता है तो इसके पास दोनों ऑप्शन है, सिस बनाने का, ट्रांस बनाने का, तो ये कोशिश करेगा मेजर स्टेबल बनाने का, और स्टेबल कौन होता है, ट्रांस, इसलिए जनरली ट्रांस प्रोडक्ट बनता है इवन सीबी में, या उसी को ई भी बोल सकते हैं, ई प्रोडक्ट बनता है, जेड ट्रांस ई सिस। E:Z का जो रेशियो होता है यहाँ प्रोडक्ट में 2:1 का होता है, मतलब E ज्यादा बनता है, Z कम बनता है। जनरली E जो होता है वो सिस को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, E जो होता है ट्रांस को रिप्रेजेंट करता है, और Z जो होता है वो सिस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसका एक्सेप्शंस भी होता है, तो वो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बताए होंगे। तो बढ़ते हैं थोड़ा आगे।
अब मैकेनिज्म पे चलते हैं, लेकिन मैकेनिज्म पे चलने के पहले हम एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। ये जो मैकेनिज्म होगा E1CB जो अभी हम बताने वाले हैं, ये सेकंड ऑर्डर यूनिमोलेकुलर होगा। अभी सेकंड ऑर्डर यूनिमोलेकुलर का मतलब ऑर्डर 2 और मोलेकुलरिटी 1, बट अभी तक जितना भी मैकेनिज्म देखा है E1, मोलेकुलरिटी भी 1, ऑर्डर भी 1, E2, मोलेकुलरिटी भी 2, ऑर्डर भी 2, SN1, मोलेकुलरिटी भी 1, ऑर्डर भी 1, SN2, मोलेकुलरिटी भी 2, ऑर्डर भी 2। जो मोलेकुलरिटी होता था वही ऑर्डर होता था अभी तक जो हमने देखा है। लेकिन ये ऐसा मैकेनिज्म है, ये यूनिमोलेकुलर है बट ऑर्डर इसका 2 है। कैसे? मैकेनिज्म से क्लियर होगा। इसमें लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? पुअर होना चाहिए, बेकार लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ढीठ लिविंग ग्रुप होना चाहिए। लेकिन लिविंग ग्रुप होना कहां चाहिए? प्रेजेंट एट गामा पोजीशन ऑफ कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के गामा पोजीशन पे, ये कार्बोनाइल के गामा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ये बोलो, या लिविंग ग्रुप के गामा पोजीशन पे कार्बोनाइल होना चाहिए, ये बोलो। अगर इसके कार्बोनाइल के गामा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप बोलो तब भी सही है, इसको अल्फा बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, गामा बोलेंगे। और लिविंग ग्रुप के गामा पोजीशन पे कार्बोनाइल बोलो तब भी सही है, इसको अल्फा बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, गामा बोलेंगे। ठीक है, तो और उसके बाद लास्ट बेस जो होना चाहिए यहां पे स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि H+ को आसानी से निकाल सके, कार्बेनाइन बना सके। कार्बेनाइन कहां गया? कार्बेनाइन बना सके। अब देखते हैं मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म के बाद फिर से इन पॉइंट्स पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे E1CB बेस्ड। देखो ये रिएक्शन है, इसका हम मैकेनिज्म लिखना चाह रहे हैं। देखना, ये R और R अलग भी हो सकता है, एक R और एक R' भी हो सकता है। C डबल बॉन्ड O, ये X ऑफ कोर्स कोई बेकार लिविंग ग्रुप होगा, OH होगा या फ्लोरीन होगा। ये जो OH माइनस है, OH माइनस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। ये हाइड्रोजन, यहाँ का 2 हाइड्रोजन एसिडिक है, एक किसी को निकाल लो। तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा कट करते हैं और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे OH माइनस लिखते हैं। ठीक है, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना देखो, R C डबल बॉन्ड O, इधर X R और यहाँ पे माइनस चार्ज, प्लस OH माइनस, यहाँ से H+ जब निकाला तो H2O बन गया। और एक चीज और, ये जो रिएक्शन हो रहा है एक्वस मीडियम में हो रहा है, मतलब यहाँ पे सोल्वेंट कौन है? यहाँ पे सोल्वेंट कौन है? वाटर है, मतलब वाटर एक्सेस में है। अब जरा गौर करना, ये जो बना ये फिर आगे बढ़ेगा, R C डबल बॉन्ड O X R, ये निगेटिव चार्ज इधर आया और फोर्स करके X माइनस को बाहर निकाला, R C डबल बॉन्ड O, प्रोडक्ट बन गया। ध्यान देना, ये जो ऊपर वाला स्टेप होता है ये होता है इक्विलिब्रियम में, ये ऊपर वाला इक्विलिब्रियम में होता है, और ऊपर वाला होता है फास्ट, और नीचे वाला जो ये रिएक्शन है ये होता है स्लो। स्लो होने का वजह है, ये देखो जो कि बेकार लिविंग ग्रुप है वो निकल रहा है इस स्टेप पे, ये निकलना ही नहीं चाहेगा, इसके वजह से ये स्टेप स्लो होता है। अगर इन सब में हम नाम दे दें, इसको हम लिख दें A, इसको लिख दें B, इसको लिख दें C और इसको लिख दें D, तो यही चीज़ यहाँ पे है, तो ये C हो गया। और इसका भी कुछ नाम दे सकते हो बट हम नहीं दिए हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगा आगे, हमको पता है किसका ज़रूरत पड़ने वाला है। और ये X माइनस निकला है यहाँ पे, प्लस X माइनस। अब जरा मेरे को बताओ, चूंकि ये रिएक्शन क्या है, इसका ये वाला स्टेप ये स्टेप स्लो है, मतलब ये होगा RDS। अगर ये RDS है तो हम ROR कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ दिस, इसका मतलब K टाइम कंसंट्रेशन ऑफ C। कभी भी किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है तो फाइनली
रिएक्टेंट के टर्म में लिखा जाता है। यहां रिएक्टेंट ये दोनों है, जबकि हम इसके टर्म में लिख दिए रेट ऑफ रिएक्शन, इसके टर्म में लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि इंटरमीडिएट है, रिएक्शन होने के दरमियान बना है और डिस्ट्रॉय हो गया है। ठीक है, तो हमको इसको करना है रिएक्टेंट के टर्म्स में, मतलब इसके और इसके टर्म्स में। तो जरा ध्यान देना, अगर ऊपर वाला रिएक्शन को देखें तो ये एक इक्विलिब्रियम में है, तो इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब जरा ध्यान देना, यहां से अगर हम निकाल लें कंसंट्रेशन ऑफ C तो वो क्या होगा? K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ D। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ D। ठीक है, अब जरा गौर करो, ये इसको ना यहां पे पुट कर दो, इस C के जगह पे, इस C के जगह पे इसको पुट कर दो, क्या हो जाएगा? K इंटू K इक्विलिब्रियम A B का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई D का कंसंट्रेशन, और D कोई और नहीं है, D है वाटर, तो हम यहां पे लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब जरा गौर करो, इस रिएक्शन में वाटर बन रहा है और ये सोल्वेंट भी वाटर है। जिस भी रिएक्शन में सोल्वेंट वाटर होता है और उसमें वाटर अगर बन रहा है तब उस वाटर का कंसंट्रेशन फिक्स्ड होता है, क्योंकि जब सोल्वेंट वाटर है मतलब वाटर एक्सेस है, और वाटर जब एक्सेस होता है तो उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 55.55 ही होता है। और अगर उस सोल्वेंट में कोई रिएक्शन भी हो रहा है तो उससे तो थोड़ा बहुत ही वाटर बनेगा, जिसके वजह से वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है प्रैक्टिकली। तो ये जो वाटर है इसका कंसंट्रेशन लगभग फिक्स्ड है, ये K कांस्टेंट ही है, K इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट है। तो ये चूंकि ये तीनों कांस्टेंट है तो ये तीनों को एक नया नाम K डैश दे देते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ये हुआ ROR। अब मेरे को एक चीज बताना जरा, रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में रेट कंसंट्रेशन के ऊपर पावर यहां पे 1 है, यहां पे 2 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है रेट ऑफ रिएक्शन वाले एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर है उसका सम 1 + 1 2, यही हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक और चीज ध्यान देना, ये जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म्स में लिख दिया? रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख दिया। देखो A और B रिएक्टेंट्स था, A एंड B रिएक्टेंट्स था, तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स के टर्म्स में ही लिखना चाहिए फाइनली, और रिएक्टेंट्स के टर्म में लिखने के बाद जो कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर होता है उसका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। एक और चीज, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन RDS में जितना मोलिकुल इन्वॉल्व है वो होता है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। RDS तो ये है, इसमें तो एक ही मोलिकुल इन्वॉल्व है, इसका मतलब मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? 1। मतलब मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 1 हो गया। मतलब ये ऐसा रिएक्शन है जिसका ऑर्डर 2 बट मोलिकुलरिटी 1। इवन Cb का जो 1 है, इवन Cb का जो 1 है, ये मोलिकुलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है वाया कंजुगेट बेस फॉर्मेशन। ठीक है, अब जरा गौर करो, एक काम करते हैं, अगर ये जो रिएक्शन करा है ना इसमें यहां पे H है, यहां पे H है, ऑफ कोर्स H ही था, बट यही रिएक्शन कराते हैं यहां पे D लगा के, तो क्या रेट पे कोई फर्क पड़ेगा? रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? जरा गौर करना, अगर ये H के जगह D कर दोगे तो CD बॉन्ड टूटना मुश्किल होता है। तो ये जो स्टेप है ये थोड़ा स्लो हो जाएगा। इस स्टेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस स्टेप में कोई CH या CD बॉन्ड नहीं टूट रहा है या बन रहा है, और ओवरऑल रेट जो डिपेंड करता है इसी स्टेप के रेट पे डिपेंड करता है, उस स्टेप के रेट पे डिपेंड कर रहा है जिसमें CH CD बॉन्ड का कोई रोल ही नहीं है। इसका मतलब यहां CH रहे या CD रहे, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं E2 होता तो जरा E2 में गौर करो, E2 में H का निकलना और X का निकलना एक साथ होता है,
इसका मतलब H को, और वही RDS होता है, अगर H को D से रिप्लेस कर दो तो ये CD बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाएगा, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। मतलब आइसोटोप का इफेक्ट किसमें होगा, H के जगह D कर दोगे तो इससे रेट घट जाएगा, किसका, E2 का। H के जगह D कर देने से रेट नहीं घटा तो वो E1CB है या E1 है। E1 में भी यहां H के जगह D कर देने से रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या कंक्लूजन निकला कि E2 में आइसोटोप का इफेक्ट होगा, E1CB में आइसोटोप का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म, ये था मैकेनिज्म ओवरऑल E1CB का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। 5 क्वेश्चंस लेंगे E1CB पे बेस्ड, और इस तरह से E1CB हम खत्म करेंगे अभी के लेक्चर में। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस हमने पहले से लिख के रखा है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन E1CB। देखो, ये एक सबस्ट्रेट है, एक मिनट मार्कर बदलने दो, ब्लू मार्कर नहीं, ठीक है। ये एक सबस्ट्रेट है OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस, रेट ऑफ रिएक्शन R1। अच्छा, एक और चीज देख लो जरा, एक और चीज देख लो, कहाँ गया भाई, एक और चीज देख लो पहले। यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है ना, यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है ये ई प्रोडक्ट मेजर होता है, ई जो होता है वो मेजर होता है। सेम लॉजिक, जब यहाँ पे कंजुगेट बेस बना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो इसके बाद घूम सकता है, तो घूम सकता है, तो ये एक्स इस फैशन में भी निकल सकता है कि सिस बने, एक्स इस फैशन में भी निकल सकता है कि ट्रांस बने। जब दोनों पॉसिबिलिटी है तो वो बनाएगा जो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे मेजर ट्रांस वाला ही होता है, ई वाला ही मेजर होता है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चंस पे आते हैं। अच्छा, पहले जो बताया था इसमें आई थिंक सब समझ में आ गया होगा, अब आ गया होगा समझ में, कोई वैसा दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन E1CB। ये जो सबस्ट्रेट है, बेस लिया गया OH माइनस, ये यहां से H निकला है, यहां से X निकला है, एल्कीन बना है, इसका रेट R1 है। H को जब D से रिप्लेस कर दिए, रेट हो गया R2, और R1 इक्वल टू R2 है, मतलब H को D से रिप्लेस करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये E1CB है या E2 है, ऑफ कोर्स E1CB होगा। E1CB में H को D से रिप्लेस करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, क्योंकि CD बॉन्ड या CH बॉन्ड का टूटना RDS में नहीं था, RDS में कंजुगेट बेस से एल्कीन बनना था, इसमें कोई CH या CD बॉन्ड नहीं टूट रहा होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर सेम रिएक्शन हमने लिखा है और यहाँ पे लिख दिया है R1 ग्रेटर देन R2, मतलब R1 बड़ा है, मतलब H के केस में रेट बड़ा है और D के केस में रेट कम है, इसका मतलब ये E2 हो सकता है या E1 हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है E2 और E1CB का, तो कौन होगा, E2 होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आगे हम चलें, थोड़ा आगे चले, एक और चीज, E1 तो इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां जो बेस लिए हम स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस के केस में E1 नहीं होता है, E2 ही होता है या E1CB होता है। ठीक है, वीक बेस के केस में E1 होता है। ठीक है, और एक और चीज कि अगर यहां पे E2 होगा तो यहां से H प्लस निकलेगा, यहां से X माइनस निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा जो इसके साथ रेजोनेंस में होगा, जिसके वजह से E2 होना आसान होगा। ठीक है, और E1CB में भी यहाँ से H प्लस निकलेगा, नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस करेगा, जिसके वजह से E1CB होगा। बट वो नहीं देखना है तुमको देखना है ये जो दिया है ना, इसके अकॉर्डिंग बताओ। तो R1 चूंकि बड़ा है, मतलब CH बॉन्ड वाला सबस्ट्रेट में रेट ज्यादा है और CD वाले में कम है, मतलब आइसोटोपिक इफेक्ट है। और E1CB और E2 में किस में आइसोटोपिक इफेक्ट होता है, E2 में होता है, मतलब E2 वाले को हम टिक करेंगे। इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन, RO माइनस स्ट्रॉन्ग बेस, ऑफ कोर्स अगर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं भी, हालांकि RO माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अल्कोहलिक OH की बात है ये, लेकिन अगर नहीं भी है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और तो ये देखो ये बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है क्योंकि इसके बगल में कार्बोनाइल है, तो ये RO माइनस यहाँ से H माइनस निकालेगा, निगेटिव चार्ज इधर अटैक करके F माइनस को निकाल देगा, और फाइनली बन जाएगा E1CB प्रोडक्ट
चूंकि E1CB में ट्रांस वाला मेजर होता है, ई वाला मेजर होता है, इसलिए हमने ई वाला बनाया। इसी तरह ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ वाला हाइड्रोजन, यही हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि यहाँ से निगेटिव चार्ज जो बनेगा रेजोनेंस में जाएगा और ये निगेटिव चार्ज फाइनली इसको निकाल देगा। जैसे निगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा ये अनस्टेबल कंपाउंड होगा, ये चाहेगा स्टेबल होना तो X माइनस निकाल के डबल बॉन्ड बना के न्यूट्रल कंपाउंड बन जाना पसंद करेगा और इस तरह से R डबल बॉन्ड O R डबल डैश बन जाएगा। यहाँ पे देखो जो स्ट्रॉन्ग बेस है ऑफ कोर्स KOH के साथ हीट किया हुआ है, KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता बट स्ट्रॉन्ग तो होता ही है। तो KOH के साथ बहुत हीट कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो तब भी हो जाएगा, या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन निकलेगा, निगेटिव चार्ज होगा, रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज होगा, उसके बाद ये निगेटिव चार्ज इसको फोर्सली निकालेगा। ये बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप है लेकिन ये निगेटिव चार्ज के कारण ये फोर्सली निकलेगा, निगेटिव चार्ज इधर आना चाहेगा और ये OH माइनस निकल जाएगा। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ से H माइनस निकालेगा, H प्लस निकालेगा, यहाँ से निगेटिव चार्ज आएगा, ये निगेटिव चार्ज कार्बोनाइल के कारण स्टेबल होगा। साथ साथ ये निगेटिव चार्ज खत्म करने के निगेटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा स्टेबलाइज होने के लिए और इसलिए ये निगेटिव चार्ज इधर अटैक करेगा, इस OH माइनस को निकलने को मजबूर करेगा और फाइनली ये OH माइनस निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फाइनली जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा वो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, दोनों जगह ई प्रोडक्ट बनेगा, दोनों जगह ई मतलब दोनों जगह ट्रांस। ठीक है, तो एक और चीज हमने बताया था कि ई हमेशा ट्रांस होता है, ऐसा नहीं है, बट ज्यादातर केसेस में ई ट्रांस ही होता है। सिंपल केसेस में ई ट्रांस ही होता है, एक्सेप्शंस निकाला जा सकता है बट जनरली ई ट्रांस ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया E1CB पे बेस्ड क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्या E1CB में, E1CB में इंपॉर्टेंट ये है कि E1CB का जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है बट मोलिकुलरिटी 1 होता है। लिविंग ग्रुप कहाँ होना चाहिए, कार्बोनाइल के गामा पोजीशन पे, या लिविंग ग्रुप के गामा पोजीशन पे कार्बोनाइल होना चाहिए। लिविंग ग्रुप वीक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, बेकार वीक नहीं बैड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जनरली तुम्हारे सिलेबस में F या OH होगा, F माइनस या OH माइनस होगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल E1CB। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।